एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 28 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका था। उसमें लास्ट टेस्ट और सेल्फ था, हमने वो भी डिस्कस कर लिया था। अब यकीनन आप लोगों को पहले वाला सारा काम तैयार होगा, आप साथ साथ तैयार कर रहे होंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा सिलेबस करके मतलब डिस्कस किया है। मैंने थोड़ा थोड़ा अपनी पूरी कोशिश की है कि मिनिमम आपको काम करवाऊं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा था कि अगर इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा काम करवा दिया जाए तो स्टूडेंट्स खुद भी सम टाइम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें इक्वेशंस ज़्यादा हैं। तो खैर, आपने उसको तैयार कर लिया होगा। तो बाकी कुछ चंद एक चीज़ें हमारे पास रह गई थी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से अक्सर आ जाती हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सब बच्चों के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और यूनिक नोट्स होने चाहिए। तो मैं साथ साथ समझाता भी जाऊंगा आपको और एक्सप्लेन भी करेंगे इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जी, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 43। टेक्स्ट बुक पेज नंबर है 43। पेज नंबर 43 टेक्स्ट बुक का। और यूनिक नोट्स में आपके पास जो पेज नंबर है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। यूनिक नोट्स में आपके पास बच्चे पेज नंबर है 41। पेज नंबर 41 यूनिक नोट्स में आपके पास पेज नंबर कौन सा है जी? 41। जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर भी मैं बोल देता हूँ। वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर है 55। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 55, ठीक है। ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में से है। तो पेज नंबर 43 पे आपके पास है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर लिख लें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, और एमसीक्यूज़ भी इसमें से अक्सर बन जाते हैं, ठीक है जी बेटा। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में क्या बताया है उसने कि योर टीयर्स, आपको पता है आंसू जो होते हैं हमारे उसको बोलते हैं टीयर्स। परस्पायरेशन, पसीना, आजकल वैसे भी आपको पता है समर सीज़न है तो बहुत ज़्यादा हमें पसीना आता है, तो उसको बोलते हैं परस्पायरेशन। यानी कि आप कह सकते हैं व्हेन वी आर फुल ऑफ स्वेट। एंड ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट की बात कर रहे हैं कि उनकी जो टेस्ट हैं वो क्या होते हैं? सॉल्टी टेस्ट होते हैं। ये बात तो उसकी ठीक है। आपने नोट भी किया होगा कि मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे आंखों में से अगर पानी आने लग जाए, या चाहे हम रो रहे हों, चाहे वैसे भी मतलब किसी वजह से मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आंसू निकल रहे हों, तो बाय मिस्टेक, बाय चांस अगर उनके कुछ ड्रॉप्स मतलब हमारे मुंह में चले जाएं तो उनका टेस्ट का आइडिया कम से कम हो जाता है कि ये सॉल्टी है, ठीक है। तो उसके बाद परस्पायरेशन, पसीना है, इसका तो सबको आइडिया होगा। अक्सर बेशतर ऐसा हो जाता है कि वो पसीना जो है मतलब हमें महसूस भी हो रहा था कि वाकई ये सॉल्टी है, ठीक है। और ब्लड टेस्ट, ये भी सम टाइम ऐसा हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है माउथ में, कोई मतलब टूथ डिके की वजह से, या कोई प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शन इस तरह का हो जाता है, मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें तो बस सम टाइम कोई ब्लड के कुछ ड्रॉप से निकल रहे होते हैं, तो तब भी उसका टेस्ट का आइडिया लगाया जा सकता है, ठीक है, कि वो सॉल्टी होता है।
बता रहा है भी क्यों होता है सॉल्टी, नॉट बिकॉज ऑफ यू ईट कॉमन सॉल्ट एवरी डे। हम डेली लाइफ में NaCl तो यूज़ करते ही हैं, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, इसको यूज़ तो हम करते ही हैं बेटा। वो कहते हैं सिर्फ सोडियम क्लोराइड की वजह से नहीं है, हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। सोडियम के अलावा कैल्शियम के सॉल्ट हैं, पोटाशियम के सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं हमारे पास, मतलब हमारे बॉडी में मेटल आयंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, उन सब के तकरीबन सॉल्ट्स होते हैं। वो कहते हैं सिर्फ आप ये मत समझें कि हम डेली लाइफ में सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से सॉल्ट है, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। तो सॉल्ट मीन टेस्ट ही सॉल्ट ही होगा उसका, सिर्फ सोडियम का नहीं, सोडियम भी होता है नो डाउट, पोटाशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, और सिर्फ क्लोराइड्स भी नहीं होते, सिर्फ क्लोराइड्स भी नहीं होते, कार्बोनेट्स भी होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, मतलब कोई भी बॉडी में हमारे पास ज़ाहिर रिएक्शन तो हो रहे हैं, तो उसमें और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, सिर्फ क्लोराइड के सॉल्ट भी नहीं होते। सॉल्ट तो आपको पता है सल्फेट भी होते हैं, फॉस्फेट भी होते हैं, एसीटेट भी होते हैं, सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, सॉल्ट तो बहुत सारे होते हैं, कार्बोनेट्स भी होते हैं। तो खैर हमें यहाँ पर सिर्फ यही बात याद रखनी है कि हमारे बॉडी में सोडियम के अलावा पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट होते हैं, इसके अलावा भी कुछ सॉल्ट होते हैं जी। एवरीडे रादर योर बॉडी कंटेन्स अदर सॉल्ट्स, और भी बहुत सारे सॉल्ट दैट गिव सॉल्टी टेस्ट टू योर टीयर्स, परस्पायरेशन एंड ब्लड, राइट। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, और नोट्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसका, वाई डू टीयर्स, परस्पायरेशन एंड ब्लड टेस्ट सॉल्टी, क्यों होता है, तो उसमें भी आपने वही बता देना है कि क्या होता है कि उनके सॉल्यूशन में सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, बता दिए यहाँ पर भी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट योर सेल्फ से एडिशनल भी हो गया और हमारा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी हो गई। नेक्स्ट पेज नंबर टेक्स्ट बुक का है 44, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है अब 44, अब 43 नहीं है, 44 है, राइट। नोट्स में आपके पास पेज नंबर कौन सा है जी, नोट्स में बेटा आपके पास है पेज नंबर 31, पेज नंबर है 31, पहले 41 था अब 31 है, राइट। ये नोट्स का पेज नंबर 31 है। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास पेज नंबर 44 पे है सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है जी, इसमें टॉपिक है हमारा प्रिजर्वेटिव्स इन फूड। लो जी हमारा टॉपिक आ गया प्रिजर्वेटिव्स इन फूड, कि फूड में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहली बात तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि प्रिजर्वेटिव्स हैं क्या, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स, व्हाई वी यूज़ प्रिजर्वेटिव्स, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, इनका फ़ायदा क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स भी दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, ठीक है, एंड नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, नेचुरल भी आर्टिफिशियल भी, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रिजर्वेटिव्स हैं क्या, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, इनका मेन पर्पस क्या होता है यूज़ करने का, एडवांटेज क्या होता है, और कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं, तो फूड में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नोट्स में आपके पास पेज नंबर 31 पे लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब जो बने हुए हैं आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 27, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 नोट्स में, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में है ये बेटा जी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, मैं रीड इसको टेक्स्ट बुक से करूँगा और साथ साथ आपको हेडिंग्स भी बनवाता जाऊँगा, आपने इसको लिखते जाना है जी। सबसे पहले बेटा उसकी डेफिनेशन है, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स जी, आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, राइट।
जी क्या है ये प्रिजर्वेटिव्स? पहली बात तो ये है बेटा, नाम से जाहिर है जो फूड को प्रिजर्व करते हैं, जो फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं, फूड स्पॉइलेज नहीं होने देते, उसको कुछ अरसे तक, कुछ मतलब आप कैसे कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए अगर आप किसी चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं, उसको ख़राब होने से बचाते हैं, आप कहते हैं कि ये चीज़ स्टोर ही रहे, सेफ़ रहे, ख़राब ना हो, तो आप जो केमिकल्स यूज़ करते हैं ना उनके लिए, ताकि ये ख़राब ना हो, तो उनको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। जी, तो डेफिनेशन में आप बेटा क्या लिखेंगे? शुरू से डेफिनेशन जो बनवा रहा हूँ इसकी मैं, आप लिखेंगे बेटा केमिकल्स यूज्ड टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। ये प्रिवेंशन है किसकी? फूड स्पॉइलेज की, फूड ख़राब नहीं होती इससे। आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स, या सिंपली क्या कर देंगे? प्रिजर्वेटिव्स। अब ये भी बता रहा है कि फूड स्पॉइलेज क्यों होती है, फूड स्पॉइलेज कब होती है। फूड स्पॉइलिंग में बी ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल एक्शन, यू नो माइक्रोबियल एक्शन नाम से जाहिर है, माइक्रोबियल का वर्ड कहाँ से आया? माइक्रोब्स से। वो कहते हैं कि जब माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, जर्म्स, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। आपको पता है जब वो माइक्रोब्स अटैक कर जाते हैं फूड पे, तो वो फ़ौरन मतलब ख़राब हो जाती है, फूड स्पॉइलेज हो जाता है, ठीक है। तो बता रहा है कि वो कैसे होती है। फूड स्पॉइलिंग में बी ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शन। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फूड स्पॉइलेज? रीज़न क्या है उसकी? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फूड स्पॉइलेज? फूड स्पॉइलेज की वजह क्या है? जी, फूड स्पॉइलेज में बी ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शंस और केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन भी तो होते हैं इसमें। माइक्रोबियल एक्शन जब होता है तो सम टाइम केमिकल रिएक्शन भी हो रहा होता है ना उसके साथ। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन किस किस्म का हो रहा होता है आपको पता है? डिकम्पोजिशन का। वो फूड जो है वो डिकम्पोज हो रही होती है। डिकम्पोजर्स जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, फूड को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन करते हैं वो। जी, तो क्या करते हैं फिर जब वो इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं फिर? सो प्रिजर्वेटिव्स सर्व एज ईदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट्स और बोथ। ये क्या करते हैं उसको? एंटी माइक्रोबियल, ये माइक्रोब्स हैं तो वो क्या करते हैं? एंटी माइक्रोबियल, उसके अगेंस्ट चलते हैं। एंटी माइक्रोबियल एक्शन, वो माइक्रोबियल एक्शन था, ये क्या होगा? एंटी माइक्रोबियल एक्शन या एंटी ऑक्सीडेंट। एंटी ऑक्सीडेंट। अब एंटी ऑक्सीडेंट का मतलब भी यही होता है कि एयर के अटैक से, मॉइस्चर के अटैक से उसको बचाना। एंटी ऑक्सीडेंट मीन ऑक्सीजन के अटैक से उसको बचाना। ऑक्सीजन इस एयर में होती है, आपको पता है, एयर के अटैक से, मॉइस्चर के अटैक से, कि ताकि उसके ऊपर क्या है कि कोई एयर वगैरह या उसमें जो जो चीज़ें ऑक्सीजन वगैरह है, अगर वो अटैक कर जाए ना तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो सकती है, कोई डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो सकती है, मीन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको रोकते हैं। माइक्रोब्स से बचाने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं ताकि ये एंटी माइक्रोबियल हो, माइक्रोब्स को किल कर दे, माइक्रोब्स को कंट्रोल कर ले, माइक्रोब्स अटैक ना कर सकें फूड पे, उसको स्पॉइल ना कर सकें। और एंटी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन के अटैक से बचाना, ठीक है। ऑक्सीडेंट मीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अटैक से, एयर के अटैक से उसको बचाना ताकि वो हमारी जो फूड है वो सेफ़ रहे, वो ख़राब ना हो। यहाँ तक और बहुत तक, यहाँ तक बेटा जो पहला पैराग्राफ है ना, ये आपकी डेफिनेशन थी, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स, आपने सारा लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स ऐड प्रिजर्वेटिव्स। मैन्युफैक्चरर कौन से होते हैं? जहाँ पर कोई चीज़ बन रही होती है, जो चीज़ भी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर्स ऐड प्रिजर्वेटिव्स मोस्टली टू प्रिवेंट। अब इसका क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, वाई। आप इसका क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं ना, वाई लिखकर आगे वही मैन्युफैक्चरर्स ऐड, वाई मैन्युफैक्चरर्स ऐड प्रिजर्वेटिव्स, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका अंदर से, ठीक है। हाँ, वाई लिख दें, मैन्युफैक्चरर से पहले वाई लिख दें,
वाई मैन्युफैक्चरर्स ऐड प्रिजर्वेटिव्स क्वेश्चन मार्क। अब उसका आंसर के लिए क्या करेंगे, वाई हटा देंगे, आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। मैन्युफैक्चरर्स ऐड प्रिजर्वेटिव्स मोस्टली टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को अंडरलाइन कर लें कि फूड एक जगह से दूसरी जगह उसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी है, मुंतकिल करनी है, उन्होंने भेजनी है कहीं, यानी फॉर एग्जांपल कोई चीज़ कराची में बन रही है, कराची से लाहौर उसको आने के लिए ज़ाहिर है टाइम लगेगा, तो कैसे लेके आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन होगी ना जी। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ बहुत दूर दूर तक होती हैं, लेकिन उनको लेके जाना, दूर दूर तक पहुंचाना, मार्केटिंग करना, बेचना कमर्शियल लेवल पे, ट्रांसपोर्टेशन, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ऐसा ना हो कि कराची से लाहौर आते आते ही चीज़ ख़राब हो जाए, या लाहौर से कराची जाते जाते ही चीज़ ख़राब हो जाए। तो उसको बचाने के लिए भी, ताकि ऐसे प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लगा देते हैं कि इतने अरसे तक ये चीज़ ख़राब नहीं होगी, इतने अरसे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होती है ना, वो इसीलिए उन सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो। इवन आप जूस पीते हैं, जूस में भी ऐसा होता है कि ज़्यादा अरसे तक अगर से स्टोर करना है उसको, तो लिखा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं होते, तो उनके ऊपर लिखा होता है नो प्रिजर्वेटिव, ठीक है, उनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। जिनमें होते हैं वो लिखा होता है कि फूड प्रिजर्वेटिव्स इसमें हैं जी। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ताकि जाते जाते भी चीज़ ख़राब ना हो, एंड स्टोरेज, और अगर उसको कुछ अरसे के लिए चीज़ को स्टोर करके रखना है, उस चीज़ को मतलब आपने स्टोर करना है कुछ अरसे के लिए तो ख़राब ना हो, तब भी। प्रिवेंट स्पॉइलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स, स्टोरेज को भी अंडरलाइन कर लें, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन गया। अब उसके बाद जो लास्ट हमारा पैराग्राफ है, आपने स्टूडेंट्स इसमें लिखना है, क्या लिखेंगे आप इसमें, व्हाट आर नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव, ये तो क्वेश्चन था ना, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स। अब आप लिखेंगे व्हाट आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर प्रिजर्वेटिव लिखा हुआ था ना, इससे पहले लिख लें नेचुरल, वो सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स था, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स या नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है जी। तो बेटा नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। डिफरेंट बोर्ड्स में आता रहता है, एक दफ़ा गुजरांवाला बोर्ड में भी आ चुका है, एक दफ़ा आपके पास लाहौर बोर्ड में भी, आई थिंक मैं प्रीवियस पेपर देख रहा था, बहुत ही पुराने पेपर, उसमें भी मुझे ये नज़र आया है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन ये आ सकता है, चांस है इसका, ठीक है। नेचुरल प्रिजर्वेटिव में से नेम बताने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे जी। तो उसमें कौन कौन से हैं जी, नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स आर सॉल्ट्स, जितने भी किस्म के सॉल्ट्स हैं ना बेटा, सारे के सारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे एक्ट करते हैं। उसके अलावा शुगर भी प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ होता है। शुगर के अलावा कौन सा है बेटा, अल्कोहल भी, इसकी अल्कोहल की एग्जांपल तो आपको मैं ऐसे देता हूँ, आजकल हम हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हैंड सैनिटाइज़र में क्या है, अल्कोहल है। आप बेशक हैंड सैनिटाइज़र का फार्मूला पढ़ें, उसमें लिखा होगा, किसी में उसमें केमिकल नेम लिखा होता है, और केमिकल नेम के आखिर में ना OL लिखा होता है, ओल, किसी में ग्लाइकोल मिलेगा, ठीक है ना, किसी में ग्लाइसरोल मिलेगा, मीन कुछ भी लिखा हो, तो जिसके आखिर में OL लिखा हो ना, तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है। जैसे पल्मोनोल एक सस्पेंशन है, कफ सिरप है पल्मोनोल में भी क्या आता है, OL आता है आखिर में, ओल, तो जिसमें ओल आता है उसमें भी क्या होता है, अल्कोहल होता है। कफ सिरप जितने भी आप यूज़ करते हैं ना, मोस्टली उनके नेम के अंदर ही लिखा होता है OL आखिर में, पल्मोनोल इस तरह के नेम में लिखा होता है, तो उसमें भी अल्कोहल होता है। तो जो हैंड सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ हम कर रहे हैं ना आजकल, इनमें भी अल्कोहल है, ठीक है।
तो अल्कोहल क्यों यूज़ कर रहे हैं कि ये भी किल करते हैं किसको, एंटी माइक्रोबियल हैं, जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को कंट्रोल करने के लिए, अपनी एहतियात के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अल्कोहल भी वाकई में क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव है, फूड को भी प्रिजर्व करने में यूज़ किया जा सकता है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी विनीगर। विनीगर भी बिल्कुल, विनीगर सिरका जिसको आप बोलते हैं, इसमें एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। विनीगर, ये नेचुरल चीज़ें थी ETC, तो ये 4 नेम आपको पता होने चाहिए। अच्छा, MCQ जो आया हुआ था वो क्या था, वो ना नेम 4 नेम में से कोई से 3 नेम दे देगा, कहेगा विच इज़ नॉट नेचुरल, मतलब नॉट नेचुरल प्रिजर्वेटिव, कि इनमें से कौन सा नेचुरल प्रिजर्वेटिव नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें से होंगे, एक ऑप्शन वो अपनी मर्जी का दे देगा, कोई भी और दे दे, वाटर दे दे या कोई और दे दे, मीन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। या समटाइम ये कहेगा कि आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा करेक्ट ऑप्शन में से, और बाकी 3 कोई और दे देगा कि इसमें से नेचुरल प्रिजर्वेटिव कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बाकी केमिकल्स के नाम दे दे और इनमें से कोई अल्कोहल दे दे या विनीगर या शुगर या सॉल्ट, कोई भी दे सकता है। तो आपका MCQs भी बन सकता है ये, ठीक है जी। दे एफिशिएंटली कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन फूड, ये ज़्यादा बेहतर है, एफिशिएंट है। दे आर यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश ETC, ये मीट और फिश को ज़्यादातर कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, मीट के लिए भी, गोश्त वगैरह, और फिश, ठीक है। यानी इन चीज़ों को नेचुरल तौर पर प्रिजर्व करने के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं, राइट जी। उसके बाद बेटा हमारे पास ये यूनिक नोट्स का क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो आपने भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे उसको तैयार करना है जी। उसके बाद अब हमारे पास पेज नंबर 44 ही है, टेक्स्ट बुक का तो पेज नंबर 44 है, लेकिन यूनिक नोट्स का पेज नंबर 41, अब इसका फिर वही पेज नंबर आ गया 41, ठीक है। क्या है जी, वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 54, अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 54 नोट्स का एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में से क्या क्वेश्चन है, हमारे पास टेक्स्ट बुक में हेडिंग बनी हुई है एसिड रेन की, एसिड रेन, ठीक है, और वहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है, और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एसिड रेन, पेज नंबर 41 यूनिक नोट्स में डिफाइन एसिड रेन, और हमारे पास यहाँ सिर्फ हेडिंग बनी हुई है सोसाइटी साइंस टेक्नोलॉजी में एसिड रेन। तो ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें डिफाइन एसिड रेन है क्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए। एसिड रेन बेटा इसका मतलब है बारिश है, ये भी एक रेन है, लेकिन एसिड रेन क्यों कहा है, अब आपको थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल समझाऊं। बेटा होता क्या है एक्चुअली, आपको पता है कि आजकल हमारा इन्वायरमेंट है ना, इतना पॉल्यूट हो चुका है, स्पेशली एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुकी है। क्यों हो चुकी है कि एयर के अंदर इतने ज़्यादा टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स आ गए हैं ना, एयर पोल्यूटेंट्स। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं जो कि एसिड रेन की वजह बनते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। बट एयर पोल्यूटेंट्स में से टॉप ऑफ द लिस्ट जो एयर पोल्यूटेंट्स है ना, वो बता रहा हूँ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 सपोज करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वैसे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, आपको पता है सल्फर के भी 2 ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सेम नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। वैसे तो आपको पता है एयर में कार्बन के भी ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं ना,
वो ज़्यादा पोल्यूटेंट्स के तौर पर एक्ट नहीं करते। नो डाउट कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और होते हैं, टेम्परेचर अफेक्टेड होता है, लेकिन वो उसको हम पोल्यूटेंट कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ज़्यादा डेंजरस टॉक्सिक चीज़ें हमारे लिए ये दो हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO2 एंड SO3, ये ऑक्साइड्स हैं। राइट, ये क्या करते हैं, अब देखें ये ऑक्साइड्स हैं किसमें, एयर में मौजूद हैं मैक्सिमम। आपको पता है कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कंबस्टन इंजन्स, उसके बाद थर्मल पावर स्टेशन हो गए, इंडस्ट्रियल एफेलुएंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल आप समझ लेंगे इंडस्ट्रीज़ जो चलो, इंडस्ट्रियल मतलब चिमनीज़ लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, आप देखते हैं डेली लाइफ में इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं ट्रैफिक है, उसमें कंबस्टन हो रही है किसकी, फ्यूल की, जिसको हम बोलते हैं कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्टन में कोल की कंबस्टन हो रही है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है ना, जिसको मैंने थर्मल पावर स्टेशन पहले बोल दिया है वर्ड। तो उनमें ज़्यादातर जो डेंजरस चीज़ें हैं ना, ये ऑक्साइड्स हैं। अब ये ऑक्साइड्स कहाँ जाते हैं, ये ऑक्साइड्स एयर में चले जाते हैं। अब बात गौर से सुनिएगा, अब ये जो ऑक्साइड्स हैं ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हैं, और दूसरे नंबर पे कौन से ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जी सल्फर के ऑक्साइड भी हैं। ये ऑक्साइड क्या करते हैं, ये एयर में रहते हैं। अब जब एयर में रहेंगे क्या होगा, जब भी बारिश होगी, रेन वाटर जब भी होगा, अब क्या करेगा, अब वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, ये रेन वाटर की बात कर रहा हूँ, रेन वाटर, जब भी रेन वाटर यानी बारिश जब भी होगी तो क्या होगा बेटा, जब भी बारिश होगी वो बारिश का पानी जो आएगा वो इन ऑक्साइड्स को अपने साथ कंबाइन कर लेगा, वो रेन वाटर आते आते इनके साथ रिएक्शन करेगा। जब इनके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना देंगे, नाइट्रिक एसिड, क्या बना देंगे, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सिंपल अभी बता रहा हूँ, डिटेल में इसको हम वैसे सेकंड लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे इनको, इसीलिए मैं सिर्फ सिंपल बातें बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जी अंदाज़ा लगाएं बेटा आप कि बारिश जब होती है तो बारिश आते आते सल्फ़र के ऑक्साइड्स को और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को अपने साथ मिक्स कर लेती है, डिज़ोल्व कर लेती है। बारिश आते आते इन ऑक्साइड्स को डिज़ोल्व कर लेती है और डिज़ोल्व करने के बाद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। अब जो वो बारिश हम यहाँ पर गिर रही होती है तो एक्चुअली वो वाटर नहीं होता, वो प्योर वाटर नहीं होता। उस वाटर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, अब नाइट्रिक एसिड भी शामिल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी शामिल होता है। तो इसका मतलब है वो जो बारिश फिर हो रही होती है तो वो क्या है, वो एसिड हम पे गिर रहा होता है। ठीक है, तो एसिड हम पे गिर रहा होता है, तो इसका मतलब है इस वजह से उसका फिर नाम रखा गया क्या, एसिड रेन। एसिड रेन, वो जो रेन हो रही है ना वो असल में रेन वाटर नहीं है प्योर, उसमें इम्प्योरिटीज़ की वजह से वो क्या बन चुका है, अब एसिड बन चुका है और एसिड रेन का नाम दे दिया हमने। यानी हम कह सकते हैं व्हेन एयर पोल्यूटेंट्स कंबाइन विद रेन वाटर या व्हेन रेन वाटर फॉल्स डाउन इट कंबाइंस विद एयर पोल्यूटेंट्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड कन्वर्ट इट इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में उनको कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। अच्छा कोई भी चीज़ एसिडिक है, हमने समझ आ गया बात, ठीक है, एसिड है। एसिड जब कोई चीज़ बनती है या जब कोई चीज़ एसिडिक बनती है तो आपको पता है नॉर्मल वाटर की पीएच कितनी होती है, पीएच वाटर की, मिनरल मतलब नॉर्मल वाटर की अगर हम बात करें जो हम पढ़ते हैं, पीएच वाटर की हम कितनी कंसिडर करते हैं, 7।
अब जो वाटर की पीएच है ना, जब रेन वाटर होगी, जब एसिड रेन होगी, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा ना कि जो पीएच वाटर की है वो अब रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूसेस, यानी रिड्यूसेस का मतलब है अब वो उसकी पीएच जो है ना वो लेस देन 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेस देन 7 से लेस जब पीएच होगी तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, वो एसिड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जो रेन है वो एसिड रेन कहलाएगी। ठीक है, अब जाहिर है जब एसिड रेन फॉल डाउन करेगी, एसिड रेन कहाँ पे गिरती है? सबसे पहले बिल्डिंग्स पे गिरेगी, बिल्डिंग्स को डैमेज करेगी, क्योंकि वो एक्चुअली वो बारिश नहीं है, वो एसिड गिर रहा होता है, वो एसिड रेन बन के गिर रही होती है। ठीक है, तो इसके अलावा एसिड रेन बिल्डिंग्स को डैमेज करती है, बिल्डिंग्स के अलावा एनिमल्स को डैमेज करती है। ठीक है, उसके अलावा बिल्डिंग्स के अलावा प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स को डैमेज करती है, जिस जिस चीज़ पे गिरती जाएगी उसको डैमेज करती जाएगी। इवन वाटर बॉडीज़ मीन कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे पास कौन कौन से, उसमें लेक्स, कैनल्स, सी, रिवर, बारिश अगर वहाँ पे गिरेगी तो वाटर बॉडीज़ में भी क्या होगा? सारी के सारा एसिड इकट्ठा हो जाएगा, तो वो भी डैमेज होंगे। और वाटर बॉडीज़ में जो एक्वेटिक लाइफ है, फिश, इस तरह की पानी में रहने वाले जानवर जो हैं वो भी डैमेज होते हैं। मतलब जिस जिस चीज़ पे गिरती जाएगी एसिड रेन उनको डैमेज करेगी। और अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो हमें भी एलर्जिक इन्फेक्शन, स्किन कैंसर हो सकता है, एलर्जिक इन्फेक्शन हो सकता है, मीन इस तरह के बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। खैर उसको हम सेकंड लास्ट चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, फिलहाल मैं जस्ट आपको उस कॉन्सेप्ट दे रहा था जी। तो मैं इसको रीड कर देता हूँ बेटा। एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ इज़ एसिड रेन फॉर्म्ड। ज़रूरी नहीं कि वो आपको ये कहे डिफाइन एसिड रेन, क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, हाउ इज़ एसिड रेन फॉर्म्ड, हाउ इज़ एसिड रेन फॉर्म्ड। एसिड रेन बनती कैसे है, तब भी यही लिखेंगे आप, या डिफाइन एसिड रेन तब भी यही लिखेंगे। ठीक है, एसिड रेन इज फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स। ये सारे के सारे एसिडिक हैं, एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स हैं। क्यों? ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू लिवाइजर कॉन्सेप्ट, ऑक्साइड्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड हैं, कार्बन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वैसे भी देखा जाए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर क्या होती है? एसिडिक। तो आप इसको लिख सकते हैं, दीज आर एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स। इनको एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स क्यों कहा है? कि ये पोल्यूटेंट्स वाटर के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स जी। लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मैंने बता दिया, एंड नाइट्रोजन बाय रेन वाटर, मैंने डिटेल में समझा दिया है बेटा। एज अ रिजल्ट पीएच ऑफ रेन वाटर डिक्रीजेस, मैंने बता दिया है कि उसकी जो पीएच है वो रिड्यूस कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, यानी लेस देन 7 हो जाएगी। ठीक है, यानी इट बिकम एसिडिक व्हेन दिस, एसिडिक हो जाएगी व्हेन दिस एसिड रेन फॉल्स डाउन, जब भी ये बारिश नीचे गिरेगी एसिड रेन क्या करेगी? इट डैमेज एनिमल्स डैमेज होंगे, प्लांट्स डैमेज होंगे, बिल्डिंग्स, वाटर बॉडीज़। अच्छा, वाटर बॉडीज़ के बारे में बता दिया मैंने। वाटर बॉडीज़ का मतलब है वाटर रिसोर्सेज हैं, जो कौन कौन से? लेक्स, रिवर, सी, ईटीसी, कैनल्स, सारे के सारे चीज़ें, एंड इवन सॉइल। और ज़ाहिर है सॉइल के ऊपर भी बारिश गिरती है तो लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड भी डैमेज होती है इससे, सॉइल की एसिडिटी बढ़ेगी। जब सॉइल की एसिडिटी बढ़ेगी तो अंडरस्टूड सी बात है, तमाम के तमाम वेजिटेशन आपकी जो हैं, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, सारे के सारे वो भी क्या होंगे? डैमेज होंगे उससे। क्रॉप्स की प्रोडक्शन सही नहीं होगी, वो क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, फसलें तबाह हो जाती हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन के ये नुकसानात हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज जो है चैप्टर इख्तिताम को पहुंचा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कल से जो है इसकी एक्सरसाइज, इसके एक्सरसाइज के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन एंड इवन इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आपने इसको, इनके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, साथ साथ इनको तैयार करते जाना है। और बाकी घर में रहें, सेफ़ रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।